मैथमेटिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे थे। इसमें एग्जाम्पल 37 लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था। आज एग्जाम्पल 38 और उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल 38 में पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। लिखा हुआ है, सिद्ध करिएगा एक शंकु के अंतर्गत, मतलब एक शंकु है, उसके अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, उसके अंदर एक बेलन बना हुआ है, लंबवृत्तीय बेलन, और उसके वक्र पृष्ठ के साथ महत्तम शब्द लग के आ रहा है। इसका मतलब एक शंकु है, शंकु के भीतर बेलन बनाइए, उस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसे आपको महत्तम दिखाना है। एक तो काम ये करना है। दूसरा, लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले तो ये करना है कि एक शंकु बनाइए, शंकु के भीतर एक बेलन बनाए, और ऐसा बेलन जिसका वक्र पृष्ठ ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये प्रूव करके फिर दिखाइए कि इस तरह से जो शंकु के भीतर बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी आएगी। जितनी शंकु की त्रिज्या होगी उसकी त्रिज्या से आधी रहेगी बेलन की त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक चीज, जैसे कि मैंने बताया, महत्तम शब्द बेलन के वक्र पृष्ठ के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ही हमारा फलन बनेगा, क्योंकि उसी के साथ महत्तम शब्द लगा हुआ है। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h), तो ये यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक शंकु के भीतर बेलन बनाते हैं। देखिए, देखिए एक शंकु बना दिया मैंने। ये शंकु की ऊंचाई है, कुछ भी आप मान लो। मान लेते हैं शंकु की जो ऊंचाई है वो h है, और उसमें भी कैपिटल H। शंकु की जो त्रिज्या है उसको हम कैपिटल R माने ले रहे हैं। अब इस शंकु के भीतर एक बेलन बनाना है, और बेलन ऐसा जिसका वक्र पृष्ठ महत्तम हो। तो ये हम बेलन बनाए ले रहे हैं। देखो, ये हमने शंकु के भीतर बेलन बना दिया। बेलन के बारे में भी थोड़ी चीजें आप मान सकते हैं, जैसे कि बेलन की हाइट हमने मान ली स्मॉल h है, और बेलन का जो रेडियस है वो स्मॉल r मान लीजिए। ठीक, इसके कुछ नाम रख सकते हैं आप। A, इस सिरे का नाम B, इस पॉइंट का C, इसको हम D कह देंगे। ये बेलन की त्रिज्या है, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ज्वाइन कर दें तो ये शंकु की त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, हमें इस बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम दिखाना है, और बाद में ये भी सिद्ध करना है कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो सबसे पहले तो सिद्ध क्या करना है, हमें ये कर लेते हैं, या पहले माना। माना, इतनी सारी चीजें जो हमने लिखी हैं इसको मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कैपिटल H, बेलन की ऊंचाई स्मॉल h, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R, और बेलन की त्रिज्या स्मॉल r। सिद्ध करना है
क्या चीज आपको सिद्ध करनी है? पहली चीज तो बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है। बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है तो स्मॉल r इज इक्वल टू r/2। ये चीज़ आपको पता लगानी है या प्रूव करना है कि अगर ये जो बेलन बना है इसका वक्र पृष्ठ मैक्सिमम है तो इसका जो रेडियस होगा वो शंकु के रेडियस का आधा रहेगा। ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। बेलन का वक्र पृष्ठ के साथ महत्तम शब्द लगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ ही हमारा फलन बनेगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है तो हम S से लिखे ले रहे हैं इसको, और फॉर्मूला होता है 2πr इंटू h। ठीक है, अब इसमें स्मॉल r, देखो 2π तो कांस्टेंट है, स्मॉल r और स्मॉल h दोनों ही वेरिएबल हैं, क्योंकि दोनों ही, देखो दोनों को ही हम थोड़ा कम या ज़्यादा करके हमें ऐसा बनाना है। बेलन को हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा पतला कर देंगे, लंबा ज़्यादा कर देंगे, या चौड़ा कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, कुछ भी एडजस्ट करिए, पर ऐसा बनाना है बेलन जिसका वक्र पृष्ठ कैसा हो? महत्तम हो। तो बेलन का हम रेडियस, उसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए बेलन की जो रेडियस और हाइट होगी ये दोनों के दोनों ही कैसे होंगे? वेरिएबल हैं। शंकु की रेडियस और हाइट जो होंगी ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि शंकु आपको दिया गया है, उन्होंने बोल दिया सीधे सीधे कि एक शंकु के अंतर्गत, मतलब एक शंकु है उसके भीतर आप कुछ भी करो तो बेलन को घटाइए बढ़ाइए, बेलन का रेडियस घटाइए बढ़ाइए, उसकी हाइट घटाइए उसकी बढ़ाइए, पर शंकु की आप नहीं कर सकते। तो एक शंकु आपको दिया गया, अब उसके भीतर आप बेलन बनाओ, पर बेलन की शर्त यह है कि बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप खुद क्वेश्चन से समझ सकते हो कि किसे आप चेंज कर सकते हो, किसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप शंकु की रेडियस और हाइट चेंज नहीं कर सकते, शंकु तो आपको दे दिया गया सीधे, अब ले जाइए शंकु और इसके भीतर एक ऐसा बेलन बना के लाओ जिसका वक्र पृष्ठ महत्तम हो। तो अब आप किसे चेंज करोगे बताओ? शंकु को आप बदल नहीं सकते, आप बेलन को बदलेंगे। तो जो शंकु का रेडियस और हाइट होगा ना बोथ विल बी कांस्टेंट। शंकु की हाइट भी कैसी होगी? कांस्टेंट। एडजस्ट हमको सिलेंडर को करना है, कौन को नहीं, बेलन को एडजस्ट करना है। आप उसको पतला बनाइए, थोड़ा लंबा कर दीजिए, या छोटा कर दीजिए तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा वो, पर कुछ भी करिए बेलन ऐसा होना चाहिए कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। पर शंकु की ऐसी कोई शर्त नहीं है आपके पास, इसलिए शंकु की जो रेडियस होगी दैट विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। केवल ये वेरिएबल होंगे, क्योंकि चेंजेस आप इनमें कर सकते हैं, ये वेरिएबल होंगे। अब हम देख रहे हैं इसमें दो वेरिएबल है, मैंने आपको बोला कुछ भी करिए पर दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, दोनों इक्वेशन को एक वेरिएबल में बनाइए और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अभी तो ऐसा हम कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दिया। अब कुछ करो आप इसके लिए जिससे ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, या तो पूरी इक्वेशन R में आ जाए या तो पूरी इक्वेशन H में ही आ जाए, कुछ भी तो ऐसा करो भैया। कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने एक काम किया, करेंगे। आप समरूप त्रिभुज पढ़े हैं आपने, सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये आपने देखा होगा। यहां भी मैं दो समरूप त्रिभुजों का जिक्र करूंगा, आप देखिए। त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज EDB, देखो ED और ये B त्रिभुज, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज EDB,
समरूप त्रिभुज हैं। क्यों समरूप त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज हैं दो, इसके लिए क्या दिखाना रहता है आपको? कोई भी दो चीजें बराबर कर दें आप देखें, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं ए सी बी, ये बड़ा सा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ले रहे हैं ई डी बी, ये छोटा सा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं। और आप देख सकते हैं ये जो एंगल आप देख रहे हैं बेटा, ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन एंगल है। ए सी बी में भी ये एंगल आता है, ई डी बी में भी ये एंगल आता है, तो दोनों चीजें बराबर हो गई, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं मतलब अगर ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं तो बड़े त्रिभुज का लंब अपॉन छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार, ये कर सकते हैं। तो बड़े त्रिभुज का लंब यहां पर कितना है? AC। छोटे त्रिभुज का लंब बताइए? ED। देखो फिगर में, बड़े त्रिभुज का लंब AC तो छोटे त्रिभुज का लंब ED। बड़े त्रिभुज का आधार CB और छोटे त्रिभुज का आधार DB। CB अपॉन DB। AC की वैल्यू कितनी है? A से C पूरे शंकु की ऊंचाई है और शंकु की ऊंचाई कैपिटल H मानी गई है। ED बेलन की ऊंचाई है और बेलन की ऊंचाई स्मॉल h मानी गई है। CB शंकु की त्रिज्या है कैपिटल R और DB ना, DB को देखो आप, ये स्मॉल r नहीं है, इसको अगर निकालना है तो पूरा ये लेंगे कैपिटल R, उसमें ये स्मॉल r माइनस कर देंगे तो ये DB निकल करके आ जाएगा। तो ये DB के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। हमको क्या चाहिए? बेलन की हाइट या रेडियस, कुछ भी निकाल लो आप। क्या निकालना आसान है? हाइट निकालना आसान है। रेडियस बेलन की तो स्मॉल r मानी गई है, स्मॉल r के लिए काफी फिर आपको झंझट करना पड़ेगा, तो आप हाइट निकाल लो। यहां से हाइट इधर ले आओ, ये सब इधर भेज दो, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल H r माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यही तो आ जाएगा। कैपिटल H इंटू r माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये h की वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, इसलिए तो देखिए ये जो इक्वेशन मिली ना, ये हमारी हेल्प करेगी क्या करने में? इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगी। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ये यहां पर रख देते हैं। समीकरण 1 से S इज इक्वल टू 2 पाई R और स्मॉल h की जगह पर H R माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने कांस्टेंट हैं? 2 पाई कांस्टेंट है, स्मॉल r वेरिएबल है, h कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, स्मॉल r वेरिएबल है, कैपिटल R कांस्टेंट है। पूरी इक्वेशन में आप देखिए केवल एक वेरिएबल बचा है और वो है स्मॉल r। एक यहां है, एक यहां। अब दो जगह है तो एक ही। अब लिखने को 50 जगह हो जाए तो क्या 50 वेरिएबल थोड़ी हो जाएंगे? एक दो जगह पर है, लेकिन वेरिएबल तो सिंगल है ना पूरी इक्वेशन पे। बस अब आप शुरू कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन। S इज इक्वल टू, आप एक काम करो, अभी भी अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो प्रथम द्वितीय लगाना पड़ जाएगा आपको, इसलिए एक काम कर दो, R को इसमें भेज दो साथ में, प्रथम द्वितीय का झंझट भी खत्म कर देंगे हम। तो यह आएगा 2 पाई H अपॉन कैपिटल R, 2 पाई H अपॉन कैपिटल R। रहा स्मॉल r, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस R स्क्वायर। ये S की वैल्यू आ गई। नाउ दिस इज द फंक्शन विच इज रेडी टू कैलकुलेट। कैलकुलेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी आप अपना सेम प्रोसेस मैक्सिमम और मिनिमम में जो यूज करते हो करिए, बट आपको जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू R, क्योंकि R वेरिएबल है इस पे, तो हम R के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। R के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ds अपॉन dr इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट,
2 पाई एच अपॉन कैपिटल आर, इसका अवकलन करिए, बताइए क्या होगा। कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, कैपिटल आर, क्योंकि इस आर का 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी एस अपॉन डी आर शुड बी 0। डी आर ऑफ एस ये है, इसको 0 के बराबर कर दो, तो 2 पाई एच अपॉन कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर माइनस 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। हमें तो स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये वेरिएबल है और इसी को हम सर्च कर रहे हैं। ये सब कांस्टेंट टर्म है, इसको पूरे को उधर भेजो तो 0 के साथ ये खत्म हो जाएगा। कैपिटल आर माइनस 2 आर इज इक्वल टू 0, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। पर अभी बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब आप सोचो कि हमने तो प्रूव कर दिया r बराबर r बाई 2, ठीक है, पर आपने ये कहां प्रूव किया कि बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, और जब तक ये प्रूव नहीं करते ये माना नहीं जा सकता। इसको समझ रहे हैं? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में एक एक पॉइंट पर आप गौर करिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनका स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर बाई 2 आया, खुश होकर आगे का क्वेश्चन में छोड़ दिया, बोले आ गया हमारा आंसर। ऐसा नहीं होता है। आपने स्मॉल आर इज टू आर बाई 2 प्रूव कर दिया, बट अभी तक आपने ये दिखाया नहीं कि जो बेलन आपने बनाया वाकई में उसका वक्र पृष्ठ मैक्सिमम है। आपने ये चीज अभी शो नहीं की है, तो ये कैसे मान लिया जाए आपका? पता नहीं कौन सा बेलन बना के आपने ये करके दिखा दिया। इसलिए वो चीज भी आप सॉल्व करके दिखाओ। अगर वो करके दिखा दोगे फिर हम ये वाली बात मान लेंगे। तो वो कैसे करा जाएगा? उसके लिए तो हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका निकाला है हमने, एक ये निकाला, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम। डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर करिए, इसको डेरिवेटिव निकालिए बेटा। 2 पाई एच अपॉन कैपिटल आर, बताइए आर का डेरिवेटिव 0 बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, और 2r में क्या होगा, -2, तो 0 - 2 मतलब -2। ठीक है, अब डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इज टू -4 पाई एच अपॉन आर। अब r की जो ये वैल्यू आई है इस पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो अब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 पर डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वायर का मान। तो आप क्या करो, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर में स्मॉल r की जगह पर क्या लिखोगे? ढूंढो, है कहीं? नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या करेंगे? जो है होता तो हम उसकी जगह लिख के सॉल्व करते। अब नहीं है तो जो है उसको तो नहीं छोड़ना है ना, वो लिखना है। इसको लिख दीजिए -4 पाई एच अपॉन कैपिटल आर। और पहले भी कई बार ऐसा चांस आया है, तो मैंने बोला है कि ये गौर मत करिए कि वैल्यू कितनी है, ध्यान ये दीजिए कि उसका निशान कैसा है। कैसा निशान आ गया बेटा? नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब इसको देख के हम कह सकते हैं क्या, इसलिए स्पष्ट है कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 पर बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने वक्र पृष्ठ को मैक्सिमम प्रूव कर दिया। अब कर दिया, अब हम मान लेंगे। सिद्ध हुआ कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। अब मान लिया जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 38 करेंगे, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद 39 और उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। 39 नंबर एग्जाम्पल देख रहे हैं। लिखा है अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 1,5 में fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करिए। बेटा एक इंटरवल दिया गया है हमको, क्लोज्ड इंटरवल 1,5 और उसके साथ एक फलन दिया गया है। फंक्शन पे है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 1। निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मानों को ज्ञात कीजिए। देखो सॉरी, ये एक्चुअली ये एक फलन दिया है और यहां पर एक आपको बंद अंतराल दिया गया है। जब भी कभी किसी दिए हुए फलन का बंद अंतराल पर, क्लोज्ड इंटरवल पर आपको उसका निरपेक्ष महत्तम या उच्चतम मान ज्ञात करना हो, आप एक चीज याद कर लीजिए। सबसे पहले इस फलन को देखो, इसका प्रोसीजर मैं बता रहा हूं। अगर कभी क्लोज इंटरवल आता है और उसके साथ एक फंक्शन दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसका निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अवकलन करिए, अवकलन 0 के बराबर रख दीजिए। सॉल्व करके x के मान निकलेंगे कुछ। अब आपको करना यह है कि जो x के मान निकले हुए हैं इस डेरिवेटिव को 0 रखने से, x के वो वाले मान ले लो, वो वाले मान ले लो और साथ में 1 और 5 भी ले लो। क्यों? क्लोज इंटरवल लगा है तो आप 1 और 5 भी ले सकते हो, तो 1 और 5 भी ले लो। अब जैसे बाई चांस आपने इसको डेरिवेटिव निकाला, 0 के बराबर रखा, उससे x की 2 वैल्यूज निकल आई, तो 2 वो ले लो और 2 ये भी ले लो, तो कितनी टोटल हो गई? 4। अगर उससे 3 आए कभी तो 3 वो वाली ले लो, 2 ये वाली ले लो, तो टोटल कितनी हो गई? 5। और फिर पांचों वैल्यूज पर फलन का मान निकालो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे नहीं जाना आप। पांचों या 4x के जो मान आए हैं सभी मानों पर फलन का मान आप निकालिए, fx की वैल्यू। फिर से वापस इसे पे रख रख के मान निकालो और अब उन चारों वैल्यूज में आप चेक कर लो कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। बस जो मैक्सिमम होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाएगा और जो मिनिमम होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमा बन जाएगा। बस ये आपको करना है। लेकिन ये प्रोसीजर किसके लिए है? क्लोज्ड इंटरवल वाले क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए यूज करिए फिर इस प्रोसेस को। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 36। ठीक है, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। इसको लिखिए 6x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 कैसे फैक्टर करिए कि प्लस करने से 5 आ जाना चाहिए, तो 3 2 6, 3 और 2 5 भी बन जाएगा। फैक्टर करना सभी को आता है इसलिए हम पूरा नहीं दिखाएंगे, ये आएगा, आप करके देखिएगा। इससे x की एक बार इससे लेके 0 करोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी 3। अब 2 वैल्यू तो हमको x की मिली, 2 हमारे इस इंटरवल से ले लेंगे। हम सभी वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब x इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 5, ये 4 वैल्यूज हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पर
फलन का मान fx या f ऑफ 1, तो यहां पर लिखिए x, लिखिए सब जगह x की जगह 1 लिखेंगे तो ये बेटा कितना आएगा 2, यहां पर x की जगह 1 लिखेंगे तो ये -15, यहां पर 1 लिखेंगे 36 प्लस 1, इसे आप सॉल्व करोगे 36 1 37 2 39 माइनस 15 14 नहीं 24, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2 पर, x बराबर 2 पर निकालिए, 1 फिर 2, सीरियल बना लिया। सीरियल नहीं बनाओगे तो क्या काम बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ठीक लग रहा है हमने सीरियल बना लिया, 1 2 3 5 ऐसा निकाल लेंगे, सब पर निकालना है चाहे जैसे निकाल लो। 2 रखिए इसकी जगह, 2 लिखोगे 2 का क्यूब करोगे 8, 8 2 16 माइनस 2 लिखोगे 2 दूना 4, 4 का 15 से गुना करोगे 60, 2 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए। 72 में अगर 16 माइनस कर देंगे तो 12 तो ये बच जाएंगे, 12 16 28 और 1 29। अब x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान f ऑफ 3, 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 3 27, 27 दूना 54 माइनस 3 3 9 15 नहीं है 135 और 36 नहीं है 108 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 108 और 55, 54 1 55 और 108, 55 8 63, 163 में 135 माइनस कर दीजिए 28। देख लीजिए बताइए मुझे क्या आ रहा है। x इज इक्वल टू 5 पर, चेक किया आपने इसको नहीं, अरे 54 1 55 और 108 कितने बने, 55 8 163, 163 में 135 माइनस करिए 28, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 5 पर, तो 5 लिखिए, 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250, ये कितना आया 5 का स्क्वायर 25, 25 15 आर 375, 5 36 5 आर 180 प्लस 1, ठीक है। देखे रहना भी आप लोग भी। अब इसे सॉल्व करना है तो 250 और 180 कितने हो जाएंगे 430, ठीक है। अब 430 और 1 431, 431 में 375 माइनस कर दो, ग्यारह में से 5 चले गए 6 और 12 में से 7 गए 5 56, ठीक है 56। अब देखो सारी वैल्यूज चेक करो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है ये और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये। तो उन्होंने बोला था कि फलन का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करिए। तो देखिए अब हम इसका आंसर बता सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान है कि उच्चतम मान है, निम्नतम मान है, छोटा है ना सबसे, निरपेक्ष निम्नतम मान कितना हुआ 24 और निरपेक्ष उच्चतम कब है 5 पर। तो x इज इक्वल टू 5 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान 56 है। बस इस तरह से क्लोज्ड इंटरवल वाले मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस इस तरह से करेंगे आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 40 नंबर पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40 पे लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 12x टू द पावर 4/3 माइनस 6x टू द पावर 1/3 वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1।
द्वारा प्रदत्त एक फलन f के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करिए। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल 39 की तरह से लगेगा? फंक्शन दिया है, क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है, सेम तरीके से आप सॉल्व करिए। कर लेंगे आप? करिएगा? नहीं आए तो बताइएगा मुझे। थोड़ी बहुत हेल्प एग्जाम्पल में लगे क्वेश्चन से भी आप ले सकते हो। कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन करना रहेगा आपको। अवकलन कहिए तो मैं x के मान आपको निकाल के दिखा दूं, आ जाएगा? ठीक, आप करिएगा इससे। चलिए 41 पे आइए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 41, गौर से सुनिएगा। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y = x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। शत्रु का एक हेलीकॉप्टर है, अपाचे उसका नाम है हेलीकॉप्टर का, और वो जिस रास्ते पर उड़ रहा है उस रास्ते की इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, y = x² + 7, और y = x² + 7 एक पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका मतलब है वो एक पैराबोलिक पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। अब एक सैनिक है जो कि बिंदु 3,7 पर बैठा है या खड़ा है, जो भी है, स्थित है वहां पर, और वहां से वो दुश्मन के उस हेलीकॉप्टर पर गोली मारना चाहता है। और वो फिर से पढ़ दूं, अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। मतलब वो देखे रहेगा, जब उसको लगेगा कि हेलीकॉप्टर सबसे नजदीक है उस वक्त वो उसमें गोली मार देगा। न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है कि क्या है वो न्यूनतम दूरी। तो चलिए पहले मैं वक्र लिख देता हूं। x² + 7 ये कर्व है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट है 3,7, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चाहे तो आप इसका एक छोटा सा फिगर भी बना सकते हैं। एक पैराबोला है और एक पॉइंट है, मैं यहां पर इसको ऐसा बना देता हूं, एक रफ फिगर अपने समझने के लिए। ये 0,0 है, ये ऐसे तो आप निकालोगे कि ये x, जब पैराबोला की इक्वेशन आप निकालोगे तो x² = आपको मिलेगा y - 7। ये x² = 4ay टाइप का पैराबोला है। x² = 4ay टाइप का पैराबोला, इसका मतलब है कि ये कैसा बना होगा, ये कैसा बना होगा, ये ऐसा ही बना होगा। तो y अक्ष को ये कहां पर काटेगा, y अक्ष को ये +7 पर काटेगा। देखो जब ये पता लगाना होता है कि ये पैराबोला y, अब ये तो पता लग गया कहां से, क्योंकि x² = 4ay टाइप का पैराबोला है, तो इसका जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। दूसरा y अक्ष को काटेगा कहां पर, y अक्ष को कहां काटेगा, उसके लिए x की जगह 0 कर लो आप, x की जगह 0 लिखोगे तो y = क्या मिला, 7, +7 मिला, तो y एक्सिस को ये +7 पर काटेगा। अगर ये पॉइंट है 0,7 तो जो पैराबोला है वो इस तरीके से जाएगा हो करके। अब एक बिंदु है 3,7, 3,7 कहां पर पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, 2, 3 और 7 इसी डिस्टेंस पर, इतनी हाइट पर, ये पॉइंट है 3,7। अब ये एक हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर जो है वो इस रास्ते पर ऐसा उड़ता आ रहा है, तो यहां सैनिक खड़ा है और वो सैनिक इसको देखता रहता है, देखते रहता है। कब तक, जब उसको लगता है कि अब हेलीकॉप्टर हमसे सबसे नजदीक है, उस वक्त वो गोली मारता है। तो यहां से गोली मारने के लिए कहां नजदीक होगा, ये पॉइंट नजदीक होगा, हमें तो लग रहा है ये सबसे यहां नजदीक होगा, गोली मारना यहां सबसे ज्यादा उचित रहेगा।
थोड़ा सा आगे निकल गया तो भी दूर होने लगेगा, और थोड़ा सा पीछे होगा तो भी इससे दूर ही रहेगा। सबसे नजदीक अगर सबसे डिस्टेंस मिनिमम होगा तो यहीं पर होगा, और उसका निशाना लगाने में कोई डाउट भी नहीं रहेगा, पास में आ जाएगा। तो आपको ये पता लगाना है, ये मिनिमम डिस्टेंस ही आपको मालूम करना है, उसका मिनिमम डिस्टेंस ही मालूम करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो ठीक है, न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए काम करते हैं। इस पैराबोलिक पाथ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं h, k, और फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, और न्यूनतम शब्द किसके साथ लगा है, दूरी के साथ। तो दूरी जो निकलेगी वही हमारा क्या बनेगी, फलन बन जाएगी। तो चलिए शुरू करिए भाई। सबसे पहले माना वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7 पर एक बिंदु, कौन सा एक बिंदु है भाई, h, k है। ठीक, अगर ये h, k इस पर है तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। इसकी जगह पर k लिख दो। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि सेटिस्फाई कराना जरूरी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ सकती है। अब क्या करेंगे, हम 3, 7 और h, k के बीच की दूरी निकालेंगे। अब दिए गए बिंदु 3, 7 तथा h, k के बीच दूरी, इसको आप कुछ भी मान लो। क्या मान लिया जाए, कैपिटल D मान लिया जाए। ठीक है, दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7 होल स्क्वायर। अब दूरी मिनिमम दिखानी है तो फलन तो यही है हमारा, बस फर्क इतना है कि अभी इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, हमको इसे पूरी इक्वेशन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जा सकता है बताइए, क्या करें उसके लिए। या तो k का मान निकाल के यहां लिख दो, या तो h स्क्वायर इसका ओपन करो और फिर k के पदों में इसको अप्लाई करो, कुछ भी कर दो, k का ही मान सीधे लिख देते हैं। देखो थोड़ा एक चीज और देखो, आप अगर इस 7 को इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा, k माइनस 7, और सीधे पूरे k माइनस 7 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर। तो ये k माइनस 7 है, इसकी जगह पूरा h स्क्वायर लिखोगे और फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, तो ये d की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस h टू द पावर 4। ये समझ में आया कैसे आ गया, h की घात 4, k माइनस 7 की जगह h स्क्वायर लिखा, उसका स्क्वायर किया, h टू द पावर 4 सिंगल वेरिएबल में आ गया। बट देयर इज वन प्रॉब्लम कि यहां अंडर रूट मौजूद है, तो क्या डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से नहीं आएगा, आएगा, पर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं अंडर रूट मत रहे, स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का। वर्ग करने पर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस h टू द पावर 4। अब इसका तो वर्ग हो गया है, इसको कुछ मान लो, हम इसको माने ले रहे हैं p। अब देखो हमारा फलन किस फॉर्म में आ गया, p के फॉर्म में। पूरा कैलकुलेशन हम p के लिए करेंगे, मिनिमम भी हम p को ही दिखाएंगे। अगर p मिनिमम आ गया तो d स्क्वायर मिनिमम आ गया, अगर d स्क्वायर मिनिमम आ गया इसका मतलब d मिनिमम है, और अगर d मिनिमम है इसका मतलब है दूरी मिनिमम है। फिर तो बस हम p के लिए कैलकुलेट करेंगे, h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस h टू द पावर 4। अब x नहीं, वेरिएबल कौन है यहां पर, h, तो h के सापेक्ष अवकलन करिए। d dh ऑफ p इज इक्वल टू, इसमें अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, इसमें 2h माइनस 3, इसका क्या होगा 4h क्यूब। ठीक है, क्रांतिक बिंदुओं के लिए
क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एच ऑफ पी शुड बी इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये 2h माइनस 6 प्लस 4h क्यूब इज इक्वल टू 0, 4h क्यूब प्लस 2h माइनस 6। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, क्यूबिक इक्वेशन है, अगर आपको मेथड याद आ गया हो तो। कैसे करेंगे? पहले h का मान अपने आप से सोचेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर सके, तो ऐसी एक वैल्यू 1 है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। h की जगह 1 लिखोगे 4, 1 लिखोगे 2, 4 2 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई किया, इसका मतलब h माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अगर h माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, फिर h माइनस 1 को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर 3 जगह पर लिखो और इज इक्वल टू क्या करो 0। चलिए सेट करिए, 4h क्यूब आना चाहिए। कैसे 4h क्यूब आ सकता है? हम 4h स्क्वायर से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, 4h क्यूब तो आ जाएगा पर उसके साथ में माइनस का 4h स्क्वायर भी आ जाएगा, और हमें तो h स्क्वायर का टर्म ही नहीं चाहिए। तो ये जो माइनस का 4h स्क्वायर आ गया है, इस 4h स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा। अब माइनस का 4h स्क्वायर किससे कैंसिल हो सकता है? प्लस 4h स्क्वायर से। तो कुछ भी करो प्लस 4h स्क्वायर आना चाहिए, तो यहां पर हम प्लस 4h से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4h स्क्वायर आके उसको कैंसिल कर देगा, उसके साथ माइनस का 4h भी आ जाएगा। लेकिन अब माइनस का 4h आएगा और हमको कितना चाहिए? प्लस 2h, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4h इसका और प्लस 6h इसका, 2h बनेगा और जो 6 का माइनस 1 से गुणा होगा माइनस 6 वो आ जाएगा अपना। अब इसमें देखो h माइनस 1 सभी पदों में है तो कॉमन कर लीजिए, और क्या बचेगा 4h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों पक्षों में, तो ये क्या मिलेगा 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 दूना 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि प्लस करने से 2 आ जाए। अरे ये ऐसे तो आएगा नहीं, तो क्या श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac आप जब करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और b स्क्वायर माइनस 4ac का नेगेटिव होना इस बात का संकेत है कि इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। तो इसको आप छोड़ दीजिए, फिर आप ये ले लीजिए केवल। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर h की वैल्यू 1 आ गई है तो मुझे तो क्या करना है, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे। अब डी स्क्वायर पी अपॉन डी एच स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 और h का 1, 3 का 0, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा 12h स्क्वायर, भाई 3h स्क्वायर इसका आ जाएगा ना, 3 चौके 12h स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आई हमने क्या बोला यहां पर आपको। इसका जब आप विविक्तकर निकालोगे, जिसे आप विवेचक भी कहते हो, डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल D इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसकी वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो वो वैल्यू ना माइनस में आएगी। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आता है तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। तो मूल जब काल्पनिक है तो हम नहीं निकालेंगे, उसको लेंगे ही नहीं, हम केवल ये वाली वैल्यू ले लेंगे बस। अब h डी स्क्वायर पी अपॉन डी एच स्क्वायर कर लिया, इसमें h की जगह p लिखो, h की जगह p नहीं, सॉरी h की जगह 1। h इज इक्वल टू 1 पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एच स्क्वायर का मान क्या होगा? h की जगह 1 लिखो, 1 लिखोगे वर्क करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 12 से किया 12, 12 प्लस 2 14 आया। छोड़ दीजिए कि क्या आया, बताइए कि कैसा आया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया इसलिए h बराबर 1 पर उच्चतम है कि निम्नतम है? कौन? वैसे तो p, लेकिन p किसके बराबर है? डी स्क्वायर के, तो डी स्क्वायर भी न्यूनतम है, और d का वर्ग है इसलिए d भी कैसा है? न्यूनतम। और d क्या है? दूरी।
तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए h बराबर 1 पर अभीष्ट दूरी कैसी है, न्यूनतम। देखो वर्ग कर लेने से कैलकुलेशन में उतना झंझट नहीं रह जाता, अंडर रूट वगैरह नहीं लगानी रहती आपको। अभीष्ट दूरी न्यूनतम है। अभी तो केवल हमने ये प्रूफ किया कि अभीष्ट दूरी न्यूनतम है, उस दूरी का मान भी आपको बताना है, इसलिए वह न्यूनतम दूरी, बताइए वो न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो उसके लिए h की जो वैल्यू है, दूरी का ये सूत्र आया था ना लास्ट में, ये वाला, यहां पर आप लिखो, वह न्यूनतम दूरी d इज इक्वल टू अंडर रूट, h की जगह 1 लिखोगे तो 1 माइनस 3 किया क्या आया, -2 का स्क्वायर कर दिया 4, प्लस h की जगह 1 लिखेंगे, 1 की घात 1 टू द पावर 4 लगाएंगे 1, ये d का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 मीटर सेंटीमीटर। ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, बस ठीक है, इकाई आप लिख सकते हो। तो वह न्यूनतम दूरी बेटा कितनी है, अंडर रूट 5 इकाई। अब ये बताएं, क्या आपको समझ में नहीं आया, ये आया? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फिगर बनाने से कुछ ज़्यादा ही राहत मिलती है, ज़्यादा आसान लगने लगता है, बिकॉज फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स, इसलिए मैं फिगर बनाना ज़्यादा मुझे लगता है ठीक। तो आप इसको नोट करिए, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करते हैं उससे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5 में पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। लिखा है निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई तो ज्ञात कीजिए, यदि कोई हो तो ज्ञात करिए। आपको ये जो फलन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स में सवाल है ये, और इसमें आपको बताया गया जो फलन है उनके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, अगर कोई हो तो। अगर जो नहीं है तो उसको मत ज्ञात करिए फिर, लेकिन अगर कोई उच्चतम या निम्नतम मान है तो वो मालूम करके बताइए। तो कैसे सॉल्व करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, सेम प्रोसीजर, आपने इतने सारे एग्जाम्पल लगाए हैं, उसी मेथड से कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले x स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो यह जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x की जगह पर ये, और फिर 2x माइनस 1 का हम अवकलन करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2 और आ जाएगा, 3 का कितना होगा 0। तो f डैश x की वैल्यू आ गई बेटा ये 4 और 2x माइनस 1। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। तो इसको लिखिए 4 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 तो चला जा चुका 0 हो गया। अब 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, एक क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे। इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। अब f डबल डैश x इज इक्वल टू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, क्या मिलेगा बोलो, 4 ये आ जाएगा, और इसके अंदर का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x का 2, 1 का तो 0 ही हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 8 आ गया। अब इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2 पर चाहिए हमको, तो अब x इज इक्वल टू 1/2 पर f डबल डैश x, तो f डबल डैश x में x की जगह 1/2 लिखो, लेकिन कहीं x होगा तो लिखोगे, तो जो है तो फिर उसको लिखो, अगर x नहीं है तो 8। और ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 पर फलन का मान निम्नलिखित है। ठीक है, अच्छा फलन का मान निम्नलिखित है, ये मैं पता लगा अभी केवल,
कि अगर आप x की जगह 1/2 लिख दें तो फलन का मान निम्नलिखित आएगा, पर हमें तो फलन का निम्नलिखित मान भी चाहिए ना। तो फलन का निम्नलिखित मान, फलन का निम्नलिखित मान, उसके लिए x की जगह 1/2 यहां पर नोट कर दो अपने फंक्शन पे। तो देखो फंक्शन है हमारा 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए x की जगह 1/2 लिखोगे, या तो एक काम कर दो ना, 2 इधर ले आओ तो क्या बन गया 2x इज इक्वल टू, मतलब 2x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो जैसे ही 2x की जगह पर 1 लिखोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, तो बचेगा क्या, तो बस फलन का निम्नलिखित मान कितना है 3। उच्चिष्ट मान नहीं है भाई, यही तो बोला गया था ना, कोई हो तो ज्ञात करो। अब इस फलन का निम्नलिखित मान था तो हमने ज्ञात कर दिया, उच्चिष्ट नहीं है तो हम ज्ञात नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, देखिए fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू क्या है 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 2, ये fx की वैल्यू है। आपको क्या लगता है कर नहीं पाएंगे आप इसे? कर लेंगे, सेम प्रोसीजर यूज करना है। थर्ड का पार्ट इसी का क्या है, थर्ड पार्ट पे है fx इज इक्वल टू माइनस x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। इसमें भी सेम प्रोसेस, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर क्रांतिक बिंदु के लिए f' 0 लिखो, x की वैल्यू मिलेगी f'' निकालो, पूरा प्रोसीजर सेम प्रोसेस आपको यूज करनी है। तो ये सब आप खुद लगाएंगे। लास्ट पार्ट है gx इज इक्वल टू x³ प्लस 1, ठीक है, ये भी आपने करना है क्वेश्चन। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एक मैंने यहां सॉल्व करके दिखाया है, बाकी जितने ये तीनों पार्ट्स हैं आप खुद करिए। अगर आपको ये नहीं आएंगे क्वेश्चंस तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप इनको कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करो। फिर वही बात आई कि ये जो फलन दिया गया, इसमें भी 4 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स में। इसमें भी आपने करना ये है कि इन फलनों का अगर कोई उच्चतम या कोई निम्नतम मान है तो वो ज्ञात करो, और अगर उच्चतम या निम्नतम में से कोई मान नहीं है तो मत ज्ञात करो, लेकिन अगर कोई है तो वो ज्ञात करके बताओ। इतना आपको करना है। मॉड्यूलस लगा हुआ है। इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम, देखो इनको बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां फलन में mod x + 2 - 1 है। हम सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मॉड को देख लेते हैं। मॉड को आपको क्या लगता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ इसको क्या हो सकती है किसी भी मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड में कोई भी नंबर लिखा है उसकी अगर बहुत छोटी वैल्यू कोई हो सकती है तो वो 0 हो सकती है, 0 से छोटी नहीं जा सकती। 0 से छोटी जाने का मतलब नेगेटिव, और मॉडुलस नेगेटिव नहीं होगा तो माइनस नहीं जा सकता। तो मिनिमम वैल्यू अगर कोई आएगी तो क्या आएगी, अदरवाइज इसका मान 0 से कैसा होगा, बड़ा। और मैक्सिमम कितनी होगी कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज्यादा हो सकती है। तो मैक्सिमम के लिए तुम कुछ कह नहीं सकते, देखो मिनिमम के लिए बता सकता हूं कि इसकी कितनी वैल्यू आएगी 0 कम से कम, नहीं तो 0 से इसका मान हमेशा कैसा होगा, बड़ा। तो मैंने एक चीज लिख ली, क्योंकि हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ x + 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड्यूलस फंक्शन कोई भी हो उसका मान जब बहुत छोटा होगा तो 0 होगा, नहीं तो 0 से कैसा होगा, बड़ा ही आएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ x + 2 की वैल्यू या तो 0 के बराबर आ सकती है और या तो 0 से बड़ी होगी। बड़े में कितनी होगी बहुत दूर तक जा सकती है, उसके बारे में नहीं कह सकते, पर मिनिमम वैल्यू कितनी के बराबर आएगी 0। अब हम एक काम करते हैं, मुझे तो ये पूरा चाहिए, मैं दोनों पक्षों में 1 माइनस कर देता हूं।
दोनों पक्षों में एक घटाने पर, ठीक है, घटाओ बेटा दोनों साइड्स में एक, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। 0 में एक माइनस करोगे तो -1 आएगा। अब इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है? fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसको देख के क्या पता लगा आपको? fx का मान या तो -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि fx की अगर सबसे छोटी वैल्यू आएगी तो क्या आ सकते हैं, और अदरवाइज उससे मान कैसे होंगे? बड़े ही होंगे। तो बड़े में कितने बड़े तक आ सकता है ये नहीं कहा जा सकता कुछ। तो पता लग गया, देखो हमको fx की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिली हमको, और उच्चतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। समझ आया? तो दिए गए फलन का दिए गए फलन का, कैसे निम्निष्ठ पूछा था, निम्नतम पूछा था, दिए गए फलन का निम्नतम मान, निम्नतम मान कितना होगा? -1। और उच्चतम मान बताओ कितना होगा? उच्चतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब ये हमें बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ना डेरिवेटिव, ना फर्स्ट ऑर्डर, ना सेकेंड ऑर्डर, कुछ भी नहीं, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट इसके बावजूद भी हम कर सकते हैं, न्यूनतम और उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं। आप देख लीजिए, अब बताइए समझ आ गया ना ये आपको? ऐसा ही सेकेंड पार्ट देखो क्या लिखा है। सेकेंड पार्ट पे है g ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड x प्लस 1 का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा हम नहीं बता सकते आपको। और आप कुछ भी करो, ये बना दो। कैसे बनाओगे? सबसे पहले इसके साथ माइनस चाहिए, तो -1 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो। -1 से गुणा करोगे तो माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। याद है असमिका पढ़ी है क्लास 11th में आपने, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज में आपको ये बताया गया था कि अगर असमिका के दोनों पक्षों में किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उसका जो असमिका का निशान होगा वो उलट जाया करेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो असमिका का निशान उलट दिया हमने, देखे। ठीक है, अब अभी पूरा बना नहीं, अब 3 जोड़ेंगे दोनों साइड्स में हम। दोनों पक्षों में 3 ऐड कर दीजिए, तो माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, इधर भी 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी जगह पर बेटा क्या लिख सकते हैं? g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब ये मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि gx का मान या तो 3 के बराबर होगा और या 3 से छोटा होगा। तो कितना हो सकता है हम नहीं कह सकते, पर बड़े से बड़ा मान बता सकते हैं। कितना हो सकता है? 3। 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब हम कह सकते हैं इसलिए दिए गए फलन का महत्तम मान, इस बार महत्तम मान बता सकते हैं कितना होगा? 3। और निम्नतम मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपको? आ गया? तो उच्चतम मान कितना आ गया? 3। और निम्नतम मान के बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी भाई। ठीक, अच्छा थर्ड पार्ट देख लो जरा, बड़ा इजी है। क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट पे? hx sin 2x प्लस 5।
एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अब ध्यान से देखो, यहां पर बेटा आप जो देख रहे हैं ये कौन सा फलन है? साइन फलन। साइन फलन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। उसकी अपनी एक रेंज है और मैक्सिमम कितनी है? +1। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट साइन 2x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट इट इज लेस देन और इक्वल टू +1। -1 या उससे बड़ा इसका मान होता है, पर +1 या उससे छोटा मान रहता है। हमें तो पूरा फलन बनाना है, तो sin 2x के साथ हमें और क्या चाहिए? 5 भी चाहिए, वो भी कैसा? प्लस में। तो सभी पदों में 5 जोड़ दो आप, सभी पदों में 5 जोड़ो। इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 4। यहां पर 5 ऐड करेंगे, ये यहां पर 5 ऐड करेंगे तो 6। और अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? h ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 6। क्या पता लग रहा है आपको इससे? हमको ये पता लग रहा है कि h ऑफ x का मान 4 या 4 से बड़ा होगा, लेकिन 6 या 6 से छोटा। इसका मतलब hx की मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। समझ आया आपको? इस तरह से ये हम कर सकते हैं। अब ये मुझे बताएं कि क्या आप fx ये चौथा पार्ट कर लेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसको आप शुरू कहां से करेंगे? sin 4x से शुरू करेंगे। sin 4x का मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। फिर उसके बाद क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे, तो इधर आ जाएगा 2 और उधर चला जाएगा 4। फिर मॉडुलस निकालेंगे, तो इसमें मॉडुलस बाद में निकालेंगे। नहीं बात समझ में आई आपको? आ रहा है ना समझ में? अरे नहीं आया? पहले शुरुआत कहां से करेंगे बताओ? अच्छा, sin 4x से शुरुआत करेंगे, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू, फिर दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? सभी पदों में 3 को जोड़ देंगे। 3 इसमें जुड़ेगा तो 2। sin 4x प्लस 3 इज लेस देन, ये क्या बना लेगा? 4। ये क्या बन गया? ये बन गया f ऑफ x। नहीं अभी नहीं, अब सभी का मॉड ले लो आप। इसका मॉड 2 ही आएगा, इसका मॉड इसे fx बना देगा और 4 का मॉड 4 आ जाएगा। तो fx की मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4। हो गया सवाल। 5th पार्ट है, आप कुछ भी कर लो। x प्लस 1, अरे ये तो और भी इजी है भाई। देखो hx इज इक्वल टू क्या है? x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to +1। देखो भैया, ये अगर इसको y लिखें तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 आया, y बराबर mx प्लस c। ये एक रेखा का समीकरण है, और ऐसी रेखा जो इस तरह से जाती है, और -1 और +1, -1 कहां पर पड़ेगा इसका? ये x अक्ष को कहां पर काटते? तो y की जगह 0 लिखेंगे। ये -1 यहां पर पड़ेगा, -1, 0। और y अक्ष को कहां काटेगी? तो यहां काटेगी। ये 0, 1। -1 और +1 के बीच में, मतलब यहां नहीं लेना है आपको, ओपन इंटरवल है ना, इनके बीच में उच्चतम और न्यूनतम मान बताना है। आप ऐसा सवाल कर चुके हो, बताओ क्या कहीं ये ग्राफ अपना स्लोप चेंज कर रहा है? -1 और +1 के बीच में कहीं नहीं अपना स्लोप चेंज कर रहा है। अगर अपने स्लोप को कहीं चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है, इस अंतराल पे नहीं है। इस अंतराल पे इसका कोई उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। बस इस तरह से कर देंगे। आप देखो आंसर में क्या लिखा है, ना तो निम्नतम मान और ना ही उच्चतम मान। लिखने का तरीका हमने फिगर भी बना दिया है, सब कुछ कर दिया है। एग्जाम्पल में ऐसा सवाल आपने लगाया है, आप वहां से कर लो। इस तरह से कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? 2। इसके आगे के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे, पर अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो नोट कर लीजिए, आपको जहां भी ना आए तो आप बताइएगा हमें। ओके, तो चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।